Assalamualaikum. My name is Rahmat Par and you are listening me from the platform of Learners Academy by P Approach. मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी PS5 101 लेसन 42 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो वर्क प्लेस की कैटेगरीज़ पे या वर्क प्लेस पे जो इश्यूज़ आते हैं हमें उन सारी चीज़ों को ये डील करती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं नॉलेजेस को स्टडी करने के लिए। जो भी अफेक्ट होते हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी रीजंस क्या होती हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इनका मेजर फोकस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि किस इंसान के लिए कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है, या जो इंसान हमारे पास इस वक्त अपने रिज्यूम लेकर आया है, क्या जो हमने जॉब के लिए एप्लीकेशन दी थी, पब्लिश की थी, जिस जॉब के लिए हमने सीट्स अनाउंस की थी, क्या ये सामने वाला इंसान उस जॉब के लिए इतना काबिल है कि वो उस जॉब पे, उस सीट पे आके अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर सके। कौन सा इंसान इस चीज़ के लिए इतना बेस्ट हो सकता है। फर्दर उनका कहना ये था कि जो जॉब्स के बेस्ट पर्सन होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या उस इंसान के लिए वो जॉब इतनी सूटेबल है या जॉब से वो सेटिस्फाई है, जॉब अगर उसको मिल जाती है उसके बाद क्या वो जॉब के एनवायरनमेंट से सेटिस्फाई होता है, वर्क प्लेस से सेटिस्फाई होता है, जो उसके इर्द गिर्द के वर्कर्स हैं उनसे वो सेटिस्फाई है, या उनसे उनको सेफ्टी फील होती है या नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास इसमें टॉपिक आता है फिटिंग द राइट पर्सन टू द जॉब। अब इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास: जॉब एनालिसिस, पर्सनल सिलेक्शन, पर्सनल ट्रेनिंग, वर्कर्स मोटिवेशन। जॉब एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं वो यही देखी जाती हैं कि क्या जो सामने वाला पर्सन है वो इतना काबिल है कि जिस जॉब के लिए हमने उसको बुलाया है, जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए वो आया है, क्या वो जॉब उसकी पर्सनैलिटी को सूट कर रही है, या वो इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं। फर्दर जॉब एनालिसिस के लिए 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं जिनको जहन में रखा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे से गुजरती है। सबसे पहले कि वो एक प्रिपेयर करते हैं, एक किस्म का फॉर्म सब प्रिपेयर कर देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं पर्सन की कि उन्हें किस तरह का पर्सन चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो किस तरह का पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जॉब का एनालाइज कर लेते हैं कि वो स्पेसिफ़िक किस तरह की उसकी है, उसमें बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जर्नल ड्यूटीज़ क्या होने चाहिए, ये इन सारी चीज़ों को, जर्नल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को उसमें होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को वो स्पेसिफ़िकली देख लेते हैं। उसके बाद उसको किसी भी जॉब टाइटल को करने से पहले वो इन चीज़ों को देखते हैं। सेकंड स्टेप उनके पास आता है हार्ड क्राइटेरिया और सॉफ्ट क्राइटेरिया उनके पास आ जाता है कि जो उन्होंने एक बनाया है, एक मॉडल बनाया है कि इस तरह का जॉब होगी, इस जॉब में ये रिक्वायरमेंट्स होगी, कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या इन जॉब्स रिक्वायरमेंट पे उतर रहा है, कि अगर एक पे नहीं उतर रहा, उसमें से एक चीज़ उसमें नहीं है तो क्या बाकी चीज़ें उसमें हैं, क्या वो किसी और डिपार्टमेंट में फ़िट हो सकता है या नहीं हो सकता। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 2 क्राइटेरियाज फर्दर्स बनाए थे, हार्ड क्राइटेरिया एंड सॉफ्ट क्राइटेरिया। अब हार्ड क्राइटेरिया हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था। अब ये जो हार्ड क्राइटेरिया था इसमें हमारे पास सैलरी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती थी कि जो ऑलरेडी लोग उसमें थे किसी भी जॉब में, उनमें क्या क्या उनकी सर्कमस्टांसेस थे, उनकी सैलरी कितनी थी कि वो लोग छोड़ के गए हैं, कि हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ी है, या ऑलरेडी उनकी सैलरी कितनी है कि हमें और मज़ीद लोगों की ज़रूरत पड़ी है, क्या वो काम सही से कर रहे थे, वो ज़्यादा एब्सेंट होते थे, कम एब्सेंट होते थे, उनका क्या प्रोसीजर था। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी सॉफ्ट क्राइटेरिया। सॉफ्ट क्राइटेरिया हमारे पास सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। इसमें हम सेंस ऑफ ह्यूमर जज करते हैं, क्रिएटिविटी जज करते हैं कि जो पर्सन है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, वो क्रिएटिव है नहीं है। हर जॉब जो भी जॉब होती है उसमें क्रिएटिवनेस बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहे कि किसी अकाउंटेंट की जॉब है या किसी टीचर की जॉब है या किसी भी प्रोफेशन की वो जॉब है। फर्दर इसमें चीज़ें देखी जाती थी कि अगर वो
जॉब उसकी हो गई है, उसकी सिलेक्शन हो गई है, तो क्या उसका लेवल बाकी लोगों के लेवल जो पहले से ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लेवल के वो हैं, या उससे अपग्रेड है, या उससे थोड़ा सा लो ग्रेड है, मतलब उनके इक्वल वो आ सकता है या नहीं आ सकता, या उसको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उसको कम ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट आता है इसमें जी, पर्सनल सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस होगी हमारे पास कि हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रखनी हैं कोई भी जॉब को पब्लिश करने से पहले, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। उसके बाद हमने पर्सन को जब सिलेक्ट करना है तो हमने उसमें कौन कौन सी फर्दर चीज़ों को देखना है कि उसको सबसे बेस्ट एप्लीकेंट जो होगा हमने उसको वो ही डिज़र्विंग है, हमने उसी को देखना है, या जो बाकी हमने क्या उसमें पावर्स हैं कि वो इस जॉब के लिए सूटेबल हो या ना हो। अब पर्सनल सिलेक्शन में कुछ 4 पॉइंट्स फर्दर इंक्लूड होते हैं कि आप जिसके लिए डिसीजन कर रहे हैं उसमें कोई बायसनेस ना आए, उसको किसी ने ऑलरेडी प्रमोट मत किया हो, उसको किसी ने आपको उसकी सिफारिश ना की हो, आप एक जो जर्नल एप्लीकेशन आपको दी जा रही है उसमें से आप कोई बेस्ट पर्सन चूज़ कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे। फर्दर हमारे पास पर्सनल सिलेक्शन में आता है फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें एक किस्म की स्क्रीनिंग हो रही होती है, जो जिस पर्सन की एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की या उसकी जॉब हिस्ट्री को देखते हुए हमें पता चलता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है या उसकी पोटेंशियल कितनी है। पर्सनल सिलेक्शन में फर्दर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आता है कि जब हम उनसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के लिए, तो वो उसमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब एक चीज़ होती है जो सबके लिए होती है, मतलब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीपीएस के टेस्ट की बात करें या एफपीएससी के टेस्ट की बात करें तो वो सबके लिए हैं। उनमें से फर्दर जो लोग सिलेक्ट होंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद वो उसको उस इंटरव्यू को जो क्लियर करेंगे उसके बाद उनको जॉब की पे रखा जाता है। तो इसी तरह से ये जितने भी हम जॉब एप्लीकेशंस देखते हैं या जो भी हमारे पास आती हैं, जब भी हम इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों का पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन प्रोसीजर से ये बंदे गुजरेंगे तो ये इस जॉब के लिए सूटेबल होंगे, अगर ये इनमें से नहीं गुजर सकते तो ये उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। पर्सनल सिलेक्शन यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात आती है तो हम इसमें किसी भी पर्सन का जब टेस्ट ले रहे होते हैं, आप अगर किसी ने एफपीएस का या पीपीएससी का टेस्ट दिया हो तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि उसमें इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टाइप के टेस्ट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। वो मे भी किसी नॉर्मल बंदे को इतनी जल्दी वो समझ में ना आए कि इस तरह के टेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं या इन स्पेसिफिक इन क्वेश्चंस का ये टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट उसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ट्रेनिंग द सिलेक्टेड पर्सनल। अब जिस बंदे को हमने रखा है उसको फर्दर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको रिक्वायर्ड होती है वो ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके जहाँ पे वो जाके वो सारी वो चीज़ें समझ सके जो एक ऑफिशियल सेटअप में उसने करनी है या उसके साथ होनी है। और कोई भी जॉब की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस नज़रिए से दी जाती है कि इसको ट्रेनिंग में इतना बेस्ट कर दिया जाए कि कल को जब ये हमारी जॉब फील्ड में जाएगा तो ये हमारी जॉब को फ़ायदा पहुंचाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। अब जो हमने ट्रेनिंग दी है उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, ये डिफरेंट तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। टेकिंग ट्रेनिंग रेट्स, हम उनकी रेटिंग कर सकते हैं कि कौन सा सबसे आगे है, कौन सा सबसे पीछे है, किसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, किसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वर्कर्स मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, वो चाहे वर्कर्स के लिए हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, या चाहे किसी भी लेवल पे आप क्यों ना हो, मोटिवेशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर मोटिवेशन होगी आपके काम में तब ही आप उससे अपने गोल को अचीव कर सकेंगे, आप एक नेक्स्ट गोल अपना बना सकेंगे। अगर आपका पहला गोल ही अचीव नहीं होगा तो आप सेकंड गोल तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। मोटिवेशन टू वर्क। अब किसी भी वर्क के लिए जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, जब हम एक वर्किंग लाइफ में आ जाते हैं तो आपको कोई भी काम करने के लिए कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं और इसको स्टडी करने के लिए वो 3
राहिल में से गुजरते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, किन किन बेसिस पे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास नीड थेरीज़, उसके बाद कॉग्निटिव थेरीज़, उसके बाद रेनफोर्समेंट थेरीज़। नीड थेरी हमारे बिल्कुल मेस्लो की हायरार्की की तरह ही की है कि हमें जब तक हमें बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी हम कभी भी हाई नीड्स की तरफ नहीं जा सकते। हमारी पहले बेसिक नीड्स पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इस चीज़ को जॉब के साथ लिंक अप करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने में आती है कि जो इनिशियल वर्कर्स होते हैं उनकी जो डिमांड्स या उनके जो कंसर्न्स होते हैं वो सैलरी के साथ या जॉब सिक्योरिटीज़ के साथ ज़्यादा होते हैं कि हमें सैलरी कितनी दी जाएगी, हमारा जॉब का टारगेट क्या है, हमारे जॉब की नोयत क्या है, हमें किस बेस की जॉब मिल रही है और जो जॉब मिल रही है क्या सैलरी इतनी है और हमें जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, क्या वो 6 महीने की टाइम पीरियड की जॉब है या साल की टाइम पीरियड की जॉब है, वो कितने टाइम पीरियड की जॉब है। वो इन चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद अगर उनकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए और वो इन चीज़ों में बिल्कुल इजी हो जाए देन वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थेरी आती है वो कॉग्निटिव थेरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन की आती हैं। अब कॉग्निटिव में क्या आता है कि एक इंसान अपनी जॉब के बारे में क्या समझता है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उसकी क्या फीलिंग्स है अपनी जॉब के बारे में। अगर तो वो उसकी जो फीलिंग्स हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर तो वो पूरी हैं देन उसका वर्किंग प्लेस पे जो वो मोटिवेट रहेगा और उसकी मोटिवेशन कंप्लीट होती रहेगी। अगर वो नहीं होगा तो वो डेफिनेटली उसकी मोटिवेशन पे इफेक्ट करेगी और वो उस तरह से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्सपेक्टेंसी थेरी। अब इसमें क्या होता है कि वर्कर्स लॉजिकली चूज़ करते हैं चीज़ों को जिसमें उनका बिलीव होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो रिजल्ट्स के जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा आएगा या वो हाईएस्ट वैल्यू पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी इक्विटी थेरी। अब इसमें क्या होता है जो वर्कर्स होते हैं वो अपना इनपुट या आउटपुट कंपेयर कर रहे होते हैं अपने फेलो वर्कर्स के साथ, तो उसके ज़रिए वो उसमें लर्निंग कर रहे होते हैं या इसके ज़रिए उसमें काफ़ी कंपटीशन आप समझ रहे हैं, इसमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन की तरह वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थेरी आती है जो रेनफोर्समेंट थेरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। अब इसमें जो चीज़ देखी जाती है एनफोर्समेंट का इजीली समझ में आ जाता है कि कोई भी काम जब हमने किसी से करवाना होता है तो हम उनको किसी ना किसी चीज़ के साथ रेनफोर्स कर देते हैं। अब इस चीज़ में ये देखा जाता है कि हमने वर्कर्स को मोटिवेट किस तरह से करना है, क्या रेनफोर्समेंट को उसमें फर्दर इंक्रीज़ करना है या उसको डिक्रीज़ करना है, वो वर्कर्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को देखते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अगर होगी उसको इंक्रीज़ करेंगे तो वो प्रोडक्शन और ऑप्टिमल प्रोडक्शन के लिए वो यूज़फुल रहेगी। अगर हम पनिशमेंट को देखेंगे तो वो डेफिनेटली मोटिवेशन को सप्रेस कर देगी। उसमें नॉन रेनफोर्समेंट डिस्करेज मोटिवेशन, अगर रेनफोर्समेंट बिल्कुल ही नहीं होगी तो वो मोटिवेशन को बिल्कुल डिस्करेज कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट किसी की जॉब है, अगर उसको उसमें बोनस मिलते हैं तो अगर उसको एक साल 60 मिला है और दूसरे साल उसको 30 मिला है देन वो थोड़ा बहुत इस पर गुजारा कर लेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन उसकी लो होगी, लेकिन फिर वो सर्कमस्टांसेस ओवरऑल देखेगा कि अच्छा सिर्फ मुझे नहीं बाकी सबको भी लेस ही मिला है तो वो इस पर कर लेगा। लेकिन अगर बाकी सारों जो उसके साथ के लोग थे अगर उनको ज़्यादा मिल रहा है सिर्फ उसको कम मिल रहा है तो इसमें वो लेस मोटिवेट हो जाएगा, उसकी मोटिवेशन इसमें ख़त्म हो जाएगी। या एक ऐसा वर्कर जिसको एक साल में पहले उसको बहुत अच्छा बोनस मिला, 2-3 लाख बोनस मिल गया और नेक्स्ट उसको ईयर बोनस मिला ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो मिला और उसने पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम किया उसको बिल्कुल बोनस नहीं मिला, तो उसका यहाँ पे मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी गोल सेटिंग एज अ मोटिवेशनल टेक्निक। डिफरेंट काइंड्स के गोल सेट किए जा सकते हैं किसी भी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स के हमारे गोल सेट कर सकते हैं। हम डिफ़िकल्ट बट अचीवेबल गोल्स को क्रिएट कर सकते हैं कि वो काम करते वक्त तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन जब वो अचीव कर लेंगे तो वो बहुत बेस्ट उनके लिए वो रिवॉर्ड होगा। जब गोल सेटिंग हमने करनी होती है एज ए मोटिवेशनल टेक्निक तो उसमें इस चीज़ को सबसे पहले देखना चाहिए कि गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए उस पर, रादर दैन कि वो जर्नल हो या वो उसका बिल्कुल भी कोई बेमकसद गोल हो। फीडबैक लाजमी लेनी चाहिए जब भी आप कोई गोल सेट कर रहे हैं तो उसके बाद जब वो अचीवमेंट हो जाए तो उसके रिकॉर्डिंग लेनी चाहिए, उनकी फीडबैक लेना चाहिए, या जब वो गोल को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दरमियान उनका ज़रूर फीडबैक लाजमी लेना चाहिए।
कल्चर को लाजमी इसमें देखना चाहिए कि हमारे कल्चर्स के कंसर्न्स क्या हैं किसी भी जॉब के लिए। कलेक्टिव कल्चर में इस तरह की जो गोल सेटिंग्स होते हैं वो ज़्यादा की जाती हैं और ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स के, जहाँ पे मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ने काम करना हो और दोनों की जॉब रिक्वायरमेंट्स हो, तो उन चीज़ों में ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है कंपेयर टू इसके कि जब हम मेल्स की सिर्फ अलग सेटिंग्स की बात करते हैं या फीमेल की अलग सेटिंग्स की बात करते हैं तो उनके। फिटिंग द जॉब टू द पर्सन, किसी भी जॉब या किसी कोई भी जो वर्क प्लेस होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो वर्कर्स वहाँ के होते हैं वो अपना ऑप्टिमल एफिशिएंसी वहाँ पे पुट कर सकें, अपने मतलब बेस्ट वो वहाँ पे अपना पुट कर सकें। उनको वहाँ पे ये मत फील हो कि अगर हम अपनी इतनी अच्छी स्किल्स यहाँ पे देंगे तो यहाँ इस चीज़ का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ पे ऐसी स्किल्स अपनी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब कोई भी इंसान अपनी जॉब से किस हद तक खुश है, इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है कि एक पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट वंस जॉब और जॉब्स एक्सपीरियंस, के कैसा उसका एक्सपीरियंस है किसी भी एक जॉब के बारे में। फर्दर हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आपने राइट टाइम पे क्या राइट डिसीजन लिया है, क्या अगर आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं तो उनमें से आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट किया है, और उसके बाद जो आपने अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट की है क्या वो वही अपॉर्चुनिटी थी जो आपके माइंड सेट में थी, या आपकी स्किल्स या आपको पोटेंशियल इतना था या नहीं था। टू टाइप्स ऑफ डिसीजन देखे जाते हैं किसी भी काम कोई भी डिसीजन लेते वक्त, दो उसमें आते हैं हमारे पास जो हैं जी, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस हैं, कोई भी बनाते वक्त सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस हैं। अब इसमें हमारे पास फर्दर क्या आता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस हैं इसमें पावर होती है कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू आउट एक्सटेंड करने की। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन में हमारे पास पावर या अथॉरिटी रेस्ट इन द हैंड ऑफ जस्ट फ्यू इंडिविजुअल्स एट द टॉप। जो मतलब अगर आप ये देखें, अगर टीचर्स की हम इसमें बात करें तो टीचर्स के पास इतनी एबिलिटी होती है, उनके पास इतनी डिसीजन पावर होती है कि उन्होंने कौन कौन सा चैप्टर फाइनल्स में देना है वो आपस में टीचर्स डिसाइड करती हैं और उसको सिलेक्ट कर लेती हैं। अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें इसमें, तो अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें कि हमने किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, स्कूल में किस तरह से हमने कौन सा फंक्शन किस डे करवाना है, और जब तक हमारी प्रिंसिपल उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेगी हम वो चीज़ नहीं करवा सकेंगे। सम फैक्ट्स अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन, जो यंगेस्ट वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड देखा गया किसी भी जॉब के ज़रिए। ओल्डर वर्कर्स आर मोर जॉब डिससेटिस्फेक्शन बाय द एंड ऑफ देयर करियर। जो ओल्ड वर्कर्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ देयर करियर वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं पूरे निज़ाम से, पूरी चीज़ों से। यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन में हम किसी भी जेंडर डिफरेंसेस नहीं कर सकते कि इसी जेंडर वाले को अच्छी जॉब मिलती है या जेंडर वाले को अच्छी जॉब नहीं मिलती, या वो बंदा जॉब पे सेटिस्फाई हो सकता है या मेल सेटिस्फाई हो सकते हैं उस जॉब पे, या फीमेल सेटिस्फाई नहीं हो सकती। हम इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फर्दर अगर हम बात करें नेचर एंड टाइप ऑफ जॉब एंड जॉब सेटिस्फेक्शन में, तो ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। जॉब क्लैरिटी कि जो पर्सन जॉब कर रहा है वो कौन सी फील्ड में कर रहा है, उसके क्या पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस क्या थे, क्या उसको जॉब करने से पहले उन सब रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया था। रोल कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें क्या आता है कि अगर किसी बंदे को और पहले से नहीं बताया गया कि इस जॉब की ये रिक्वायरमेंट्स है, इस जॉब के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, तो वो डेफिनेटली उसको उस तरह जब उस चीज़ को उसका पता ही नहीं है तो उस जॉब को उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपने अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाए तो उसको हाइड करना बहुत ईजी हो जाता है कि आप उसको ईजिली बोल सकते हैं मुझे तो ऑलरेडी इस चीज़ का पहले पता ही नहीं था, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं था जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज ऑफ इन्हेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। हमारे पास इसमें 3 अप्रोचेज़ आती हैं जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि एक जॉब जो पर्सन कर रहा है उसके लिए उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसको कितना फ़ायदा हो सकता है। चेंजिंग द जॉब, चेंजिंग द पर्सन इन द जॉब, मैचिंग द पर्सन टू द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्कर सेफ्टी। कोई भी जॉब सेटिस्फाई तब हो जाती है जब उसको पता हो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न हो उनके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे फोकस करते हैं
मतलब टाइम टू टाइम वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर उनको वर्कशॉप्स कंडक्ट हो रही होती हैं, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं कि अगर अल्लाह ना करे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कुछ हो जाए तो उनको किस तरह से ख़ुद को बचाना है, किस तरह से अपने जो कोवर्कर्स हैं उनको उन्होंने हेल्प करनी है। ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं। अक्सर ये प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, उन लेवल पे ये चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। जब हम किसी भी एम्प्लॉय की फ़िज़िकली या प्रैक्टिकली जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन, हम उनको अच्छी तरह से जब हम पूरा कर रहे होते हैं तो उन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट जाता है। जब वो फिर अगर आपकी किसी चीज़ में कोई कमी भी आ रही होती है तो उन चीज़ों को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि जब हमारी ये रिक्वायरमेंट सेफ्टीज़ का इतना ख्याल रखना है। अगर हम इसमें मेडिकल को भी इंक्लूड कर लें तो वो गलत नहीं होगा कि कुछ कंपनीज़ मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है उनका, आपका बेशक 3 लाख या 4 लाख का भी एक्सपेंसिव आ जाए उसमें तो वो सारा कंपनी पे कर रही होता है। ये उनकी हेल्थ सेफ्टी है, हेल्थ सिक्योरनेस है उनकी। तो अक्सर अगर उनको जॉब में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ भी जाएँ तो वो इन चीज़ों को देखते हुए वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ते। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।